Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मजबूत तो हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी उसकी। भाजपा का जो है हमारे पास तो कभी आया नहीं होना, हमने कभी देखा हो। भाजपा खड़ा यहाँ से आज जयंत चौधरी जी चुनाव के एंड टाइम पे गठबंधन इंडिया गठबंधन तोड़ के भाजपा में शामिल होगी, तो इससे युवाओं से किसानों की सबकी वो जो है आत्मा बहुत आहत हुई है। और उसके बाद 5 किलो यूरिया निकाल लिया। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब ये कहते हैं 400 पार। हमें समझ में नहीं आ रहा डीजल 400 पार होगा या पेट्रोल 400 पार होगा या गैस का सिलेंडर 4000 के पार होगा। अभी हमें समझ नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी यूपी में, जो कि जाट लैंड भी कहा जाता है। कैराना की अगर हम बात करें, इस वक्त यहाँ पर 19 तारीख को चुनाव है और प्रचार अपने उरूज पर पहुँच चुका है। इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है, कहाँ पर कौन प्रत्याशी मजबूत है, कौन कहाँ पर कमी दिखती है, कहाँ पर किस प्रत्याशी के जीतने के चांसेस हैं। हम वो सारी बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है सर आप? बाबूराम बाबू जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, किसान हैं आप। तो ये जो अभी चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन इसमें मजबूत है? मजबूत तो हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी उसकी। भाजपा का जो है हमारे पास तो कभी आया नहीं होना, हमने कभी देखा हो। जो भाजपा खड़ा यहाँ से हमने कभी देखा भी नहीं 5 साल सांसद रहे। हमने देखा हो कभी ना कभी। और फिर मतलब अगर जो 5 साल नहीं आए तो फिर वोट किस आधार पे देंगे आप? नहीं, किस आधार पर देंगे जब देखा नहीं हमने वो। जब हमारे पास कह नहीं आओ वोट को ना कभी आया ना बच्चा दो रहा है। नाराजगी है मतलब। और अगर जयंत चौधरी एनडीए की तरफ गए हैं, भाजपा की तरफ गए हैं, तो क्या योगेश चौधरी को इसका फायदा होगा? वो तो उन्हीं की बात है, क्या समझे हमें, ये हम क्या बताएं उस बारे में। तो हमारे साथ और भी कई लोग हैं, युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अमरदीप पंवार जी। अमरदीप, ये जो अभी लगातार जयंत के एनडीए में जाने से पहले चर्चा चल रही थी, बेरोजगारी की, अग्निवीर का मुद्दा था, ये तमाम मुद्दे जब आप युवा के तौर पर तैयारी करते हैं, आप अपने आप का भविष्य देखते हैं और उसके बाद अगर जो आप जिस पार्टी के आपसे एक उम्मीद थी, अगर वो उस भाजपा में जा रही है, सत्ता के साथ वापस मिल जा रही है, तो कैसा लगता है? मतलब कैसे आप लोग फिर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं? राजनीतिक पृष्ठभूमि की तो जी बात ऐसी है, जब जैन जी मुद्दा उठाते थे अग्निवीर का, पेपर लीक का, बेरोजगारी के मुद्दे का, महंगाई का, वो गन्ना भुगतान का, तो बहुत बढ़िया लगा था। आज जयंत चौधरी जी चुनाव के एंड टाइम पे गठबंधन इंडिया गठबंधन तोड़ के भाजपा में शामिल होगी, तो इससे युवाओं से किसानों की सबकी वो जो है आत्मा बहुत आहत हुई है, बहुत दुख हुआ है सब है। वे मुद्दे उठाते थे, हर मुद्दा अगर गठबंधन में रहते उठाते रहते थे, तो सब ठीक लगा था। लेकिन आज वे उसमें जाकर विपक्ष उसमें चले गए। उसके बाद में जब से वे एनडीए में गए, शंभू बॉर्डर पे पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे अत्याचार हुआ, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया। तो जो किसान की राजनीति करके आया हो, जो किसान की बात करता हो, जिसको परंपरागत राजनीति, जिनके बाबा जी ने किसान की राजनीति करो, पिताजी ने किसान की राजनीति करो, वे किसान की राजनीति कर रहे हो और किसान के बारे में एक शब्द न कहे, उससे दुख होता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह जी किसान परिवेश से आते थे और किसान की बात वे करते थे। जयंत चौधरी जी एकदम भाजपा में जाके किसानों को इतना बड़ा दुख दिया कि उनकी आवाज़ वहीं उठाते रहते थे, तो किसानों को काफ़ी बल मिलता। लेकिन किसान पर लाठीचार्ज हो रहा है, वे बोल नहीं रहे। आज बच्चों के पेपर लीक हो रहा है, जब से भाजपा में गए जब से कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आवारा छुट्टा पशु है, छुट्टा पशु पर पहले बोलते रहते थे, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कर दिया कि कोई छुट्टा पशु नहीं है। शामली शुगर मिल का 220 करोड़ रुपए पिछले वर्ष का बकाया है करीब, उस पर अब कोई कुछ मुद्दा नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन किसान बेरोजगार है, उस पर कोई मुद्दा नहीं बोल रहे। लेकिन अब महंगाई की हर चीज़ को लेकर युवा, किसान, बेरोजगार सब उस चीज़ को लेकर मतदान करेंगे। कम फसल पे जो सरकार रेट खरीदे, वो कम रेट पर फसल खरीदेगा, उसका वोट नहीं देने का। जो रोजगार नहीं देने का, उसका वोट नहीं देने। जो महंगाई
बढ़ाओ को सब वोट नहीं देने के, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किसानी खेती से युवा नहीं जा रहा, खेती की तरफ नौकरी मिल नहीं रही, बर्बाद हो गया, तो कैसे उम्मीद लगा ले चौधरी। तो ये तमाम समस्याएं गिनाई, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अशोक चौधरी। अशोक जी, जैसे अभी हमारे युवा साथी ने तमाम दिक्कतें बताई और जयंत चौधरी को लेकर कहा, जब आप देखते हैं राजनीति में कि इस तरीके से स्टैंड अचानक से, पहले इंडिया गठबंधन की कई मीटिंगों में जयंत चौधरी थे, फिर अचानक से एनडीए की तरफ चले गए, तो आप भले ही जयंत चौधरी को डायरेक्ट मैसेजिंग करें, लेकिन जयंत चौधरी ने का तो ये खुद का फैसला है, लेकिन जब उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक तो आप लोगों के संपर्क में रहते होंगे, वो आते होंगे, उनके मन में वो खुश हैं इस फैसले से? देखिए, चौधरी साहब की मर्जी से ये फैसला हुआ है। जैसा उस टाइम मतलब किया था, यहाँ की जनता थी या विधायक जी थे, तो सुनने में तो यही आया कि चौधरी साहब ने किसी से इस बारे में बात नहीं की। और छोटी पार्टी है, मानते हैं कि भाई चुनाव के समय अदल बदल होता है, पर ये समय उनके लिए उचित नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि वो किसान नेता रहे। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका बहुत बड़ा सम्मान है देश में। और ख़ासकर ये जो क्षेत्र है, ये चौधरी साहब को किसान नेता के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो किसान है, इसको इसकी ज़मीन का मालिक बनाया था। इसके बाद उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और किसानों ने उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। अब ये कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की वजह से वो उधर चले गए। भाई चौधरी साहब तो स्वयं में ही भारत रत्न थे। मैं तो कहता हूँ कि भारत रत्न का ही सम्मान और बढ़ गया। चौधरी साहब जैसे किसान नेता को ये सम्मान दिया, तो भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ा है। चौधरी साहब तो भारत रत्न थे ही स्वयं में, और वो चले गए। किसानों को काफ़ी दुख है इस बात का, क्योंकि काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो वो छोड़ गए। जैसे मोदी जी ने कहा था, देश के बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उनकी बात का यकीन भी करते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। वो आमदनी भी दुगनी नहीं हुई। पेट्रोल डीजल के रेट कहते थे डाउन हो जाएंगे, वो भी नहीं हुए। 2 करोड़ रोजगार कहते थे, वो भी नहीं हुआ। अब गारंटी किस चीज़ की है मोदी जी की गारंटी, समझ में नहीं आ रहा। घोटाले कहते थे, वो घोटाले नहीं बंद हुए। उनके टाइम में आयुष्मान घोटाला और ये बहुत घोटाले हैं इस तरह के जो है, तो कंट्रोल तो कहीं हुआ नहीं देश में इस तरह अशोक का। जी, एक चर्चा याद आती है, जिस दिन भारत रत्न का ऐलान हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले यूपी विधानसभा में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। उस दौरान रालोद विधायक प्रशांत चौधरी जो थे, वो सरकार की बहुत मुखालफत कर रहे थे। कह रहे थे कि खाद की बोरी में से 5 किलो खाद चोरी हो गई, कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे थे, कई मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही भारत रत्न का ऐलान होता है और जयंत चौधरी कहते हैं कि बताओ मैं कैसे ना मानूं, उसके बाद तो सारे नेताओं की भाषा बदलनी शुरू हो गई। ये अचानक से, मतलब नेता जो नीचे, जो विधायक हैं, जो नीचे का कैडर है, वो कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता है? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ उन लोगों के पास बहुत मुद्दे थे। और ख़ासकर जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ सहारनपुर में आए थे और कह के गए थे कि गन्ने का भुगतान हम 14 दिन में करेंगे और किसी तरह का भी किसान को समस्या नहीं आने देंगे। और उसके बाद 5 किलो यूरिया निकाल लिया। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब ये कहते हैं 400 पार। हमें समझ में नहीं आ रहा डीजल 400 पार होगा या पेट्रोल 400 पार होगा या गैस का सिलेंडर 4000 के पार होगा। अब ये हमें समझ नहीं आ रही 400 पार क्या होगा। और कभी उन्होंने ये तो कहा नहीं कि सीट 400 पार लेंगे हम। उन्होंने तो ये कहा 400 पार 400 पार। अब सारी जनता ये समझ रही कहीं महंगाई इतनी ना आ जाए, साइकिल ही 14,000 की ना हो जाए, 4,000 वाली। कहीं मोटरसाइकिल जो 97,000 तक पहुंच गई इनके टाइम पे, जिसका 50,000 रेट था, आज वो 97,000 की है। स्कूटी मुझे लगा 40,000 तक आ जाती थी, आज 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। तो पता नहीं है 4 लाख की स्कूटी करेंगे, 4 लाख की मोटरसाइकिल करेंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा 400 पार क्या होगा, 4,000 पार क्या होगा और 4 लाख के पार क्या होगा। ये तो मोदी जी की गारंटी है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। तो अशोक जी का तमाम मुद्दे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सर, आपसे जानना मैं चाहूँगा कि पश्चिमी यूपी में जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, वो उनका अब स्थिति क्या है? मतलब रालोद अगर बीजेपी के साथ चलेगी, वो अभी भी क्या वो भाजपा की तरफ जा रही हैं? जो कहा जाता है कि अति पिछड़ी जातियाँ जो है भाजपा के साथ ज़्यादा मिलकर रहती हैं, या फिर वो अभी बीजेपी से खफा हैं? क्या उन्हें टिकट में उतनी भागीदारी किसी पार्टी ने दी है, नहीं दी है? भाजपा के साथ उसने एक सोशल इंजीनियरिंग किया भाजपा ने,
कि उसने जो पिछड़ी जातियों के नेता थे उन्हें 2017 में जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिए थे, जो अलग अलग पार्टियों से आए थे। जो पिछड़ी जातियां थी उनके मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन नेता जरूर कुछ न कुछ मंत्री बने। उनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कुछ लोग असंतुष्ट हो गए, वो छोड़ के चले गए जब वो काम नहीं करा पाए। उसके बाद जो बाकी है, निषाद पार्टी है, हमारे एसबी है जो, तो वो बीच बीच में दबाव बनाते रहते हैं, भाजपा उन पर दबाव बनाती रहती है, तो वो पिछड़ों की वोटों को भाजपा के पक्ष में लाने का अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी भी जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसकी राजनीति नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो अभी भी किसी न किसी को एक नेता मानता है, और वो उस भाजपा ने पिछले 10 साल से यही मैनेजमेंट किया। इस चुनाव में भी जब उसने देखा कि कोई उसका हथियार कारगर नहीं है, कोई उसकी सरकार की 10 साल की जो नीतियां हैं वो जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही, 80 करोड़ को राशन की घोषणा करनी पड़ी अगले 5 साल के लिए, मकान खुद बनाने में लोग सक्षम नहीं हो पा रहे, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, किसानों को 6,000 रुपया देना पड़ रहा, भले ही उनके क्रेडिट कार्ड पे कर्जा बढ़ा हो। तो फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो राजनीतिक पार्टियों को तितर बितर करके, उन्हें डरा के, धमका के, लालच दे के अपने पक्ष में करें और जनता को यकीन दिलाएं कि हमारे अलावा या मोदी जी के अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें वोट दीजिए। तो जनता तो देख रही है, अपनी समस्या भी देख रही, भाजपा ने जो किया वो भी देख रही। तो जो आपका मूल सवाल था कि जो पिछड़ी जातियाँ और अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं, इस बीच में यदि आप देखें, 1 साल पहले समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक के लिए एक सीधे जुड़ने का संकल्प लिया था कि हम पीडीए लाएंगे। उसमें बसपा से कुछ लोग आए जो वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे और घुटन महसूस कर रहे थे, वो अपने समाज में काम कर रहे। समाजवादी पार्टी पहले से उसके बारे में कुछ भी प्रचारित किया हो, लेकिन यदि किसी ने पिछड़ों को ताकत दी तो समाजवादी पार्टी थी, चाहे वो फूलन देवी को संसद में भेजना हो, चाहे कश्यप या ऐसी जो हमारी जातियां थी, निषाद थे, मल्लाह थे या दलित थे, उन सबको यदि मंत्री बनाना था। एक बौद्ध थे, वो नाम लिखते हैं, उनके यहाँ 2 बीघा ज़मीन है, अखिलेश जी उनके यहाँ गए, वो रहते हैं लखीमपुर खीरी में, उन्हें मंत्री बनाया था। तो जो भाजपा करती है वो टोकनिज्म करती है, वो खाली सिंबॉलिक है, लेकिन जो एम्पावरमेंट है या जो जिसे हम कहते हैं कि उनका जो सशक्तिकरण किया, वो समाजवादी पार्टी या थोड़ा बहुत उससे पहले जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसने किया था। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से 2013 का बार बार जिक्र होता है, जयंत चौधरी सपा के साथ थे, वो भाईचारे की बात करते रहे, फिर अचानक से 2024 के चुनाव में वापस एनडीए में चले गए। और उस एनडीए में जो लगातार कैराना का मुद्दा उठाती है, पलायन का मुद्दा उठाती है, तो इस वक्त जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो उस गठबंधन के वोटर थे, जो रालोद और सपा एक साथ थे, अब वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो यदि हम इसे समझने के लिए हमें 2014 का रिजल्ट देखना पड़ेगा, 2019 देखना पड़ेगा और 2022 देखना पड़ेगा। आपने सही कहा, 2014 में परिस्थिति ऐसी बनी कि जो यहाँ का एक सामाजिक समीकरण था सत्ता का, राजनीति का, जो चौधरी चरण सिंह ने किया था, बनाया था उसे बड़ी मेहनत करके, वो था मुस्लिम और जाट वोट को एक साथ उन्होंने जोड़ा था, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से टकराव पैदा करता हो। दोनों गांव में रहते हैं, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, दस्तकार हैं, तो दोनों एक दूसरे के काम आते थे, क्योंकि सामाजिक समीकरण था। 2013 में वो किसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से टूट गया और उसके रिजल्ट ये हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे माहौल का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया। उस समय बात समझ में आई, चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने संकल्प लिया, मुजफ्फरनगर में खड़े होकर कहा कि मैं जो हूँ इस इलाके को
जो कुछ भी है यहाँ पे, जो सामाजिक ताना बाना टूटा उसे ठीक करके रहेंगे। और यही अपने उन्होंने लड़ने का कारण बताया मुजफ्फरनगर तक। मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ, भले ही मैं हारूँ या जीतूँ, लेकिन मैं उस जो भाजपा की जो चाल थी उसे विफल करना चाहता हूँ। वो चुनाव लड़े, दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए, उस समय बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन 2022 का यदि हम चुनाव देखें तो जो सबसे प्रभावित असेंबली की सीट्स थी विधानसभा, वहाँ पे हम लोग जीते। हम लोग का मतलब अपोजिशन जीता, भाजपा के चुनाव हारे। 9 सीट हैं मुजफ्फरनगर में, जिसमें से 8 सीट पे जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि जब भी समाज में जुड़ाव होगा, जब लोग बाग आपस में प्यार से रहने लगेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो ख़त्म हो जाता है। उसने फिर ये किया कि कैसे ये ताना बाना फिर बिखरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने समय ऐसा चुना जब बहुत चीज़ें नहीं हो सकती थी, मतलब बहुत प्रयास करने के बाद भी इस ताने बाने में वो हम जुड़ाव नहीं ला सकते थे। समय यदि होता तो शायद दूसरी चीज़ें करते, लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव घोषित ना होने वाली थी, तभी जो भी कारण रहे हों, वो तो राजनीतिक कारण का तो उन्हें मालूम होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आपके समय ऐसा लग रहा हो किसी को कि जयंत चौधरी के सामने ये मजबूरी थी कि उन्हें उस समय चले जाना चाहिए था। कोई राजनीतिक फ़ायदा भी नहीं होना था, क्योंकि 2 सीट दी गई, इधर 2 से तो ज़्यादा ही मिल रही थी। यदि राजनीति करनी थी, इधर 9 विधायक थे, उधर तो अभी पता नहीं। तो वो राजनीतिक फैसला का लोगों की समझ में आता है, वो दबाव था। लेकिन वो जो कुछ भी रहा, उससे जो यहाँ का जाट और मुस्लिम का जो एक सत्ता का समीकरण था, वो तो उस पर तो आँच आई है। इसमें तो मानना पड़ेगा कि उसमें आँच आई है। हम जाट मुस्लिम के आँच आने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि राजपूत नाराज़ है बीजेपी से, गुर्जर नाराज़ है। ये जो चर्चाएं बीच चुनाव में जस्ट कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिनों पहले हो रही हैं, चुनावी मुद्दा कैसे भटक रहा है इन चर्चाओं की वजह से? क्या ये वास्तव में कोई नाराज़ है या फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, जो मीडिया में यदि हम जानते हैं कि यदि मीडिया में कोई खबर बहुत ज़्यादा प्रचारित हो, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सरकार भी चाहती है कि वो ऐसे ही प्रचारित हो, क्योंकि मीडिया अब उतना स्वतंत्र नहीं है जितना हम ये मानते हैं। यदि वो दिखा रहा कि ठाकुर बहुत नाराज़ हैं साहब, ठाकुर समुदाय या ठाकुर बिरादरी भारतीय जनता पार्टी से, वो बहुत दिखाया जा रहा, उसकी हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, वो हेडलाइन मैनेजमेंट हो, क्योंकि जनता 10 साल में सवाल पूछती है। सब जगह का, पूरी दुनिया का लोकतंत्र ये कहता है कि 10 साल के बाद लोग, जनता जो है, अपनी सरकार से सवाल पूछने लगती है, और कम से कम 10% वोट तो कम होते हैं। तो आप मुद्दों पर जाने ही ना दो जनता को, आप इस पर ले आओ कि जाट कितने नाराज हैं, ठाकुर समुदाय कितना नाराज है, यादव समुदाय कितना नाराज है, महिलाएं कितनी नाराज हैं। यहाँ नाराज और खुश होने का मतलब थोड़ा ही होता है। क्यों नाराज होगा कोई? भाई नीतियों से ही नाराज होगा ना कोई, टिकट देने से क्यों नाराज होगा? टिकट देना तो राजनीतिक पार्टी का अपना एक फैसला है। तो हमें तो लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हवा दे के, वो शायद कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत वास्तविकता हो, लेकिन जितना उसे उछाला जा रहा है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटका के उसे इसमें उलझाना चाह रही कि कौन सी जाति नाराज है, कौन सी जाति प्रसन्न है, कौन सी जाति अब भाजपा के पक्ष में है और कौन सी खिलाफ है, जिससे हम लोग इसी डिस्कशन में उलझे रहें, इसी चर्चा में उलझे रहें। ये बात ना करें कि महंगाई कितनी बढ़ी, ये बात ना करें कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी, ये बात ना करें कि मोदी जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोला, ये बात ना करें कि चुनावी चंदे के रूप में उन्हें क्यों पैसा मिला, ये बात ना करें कि दवाइयाँ क्यों महंगी हुई, ये बात ना करें कि स्वास्थ्य सेवा का ये क्यों हाल हुआ। इसकी बजाय ये बात करें कि ठाकुर जो बिरादरी है उसमें कितने % भाजपा से नाराज है। तो ये कोई भी पार्टी कॉन्स्पिरेसी करती है, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चुनावी प्रबंधन इसी तरीके का होता है, पहले भी इसी तरीके का रहा, और हमें तो लगता है कि उसके चुनावी प्रबंधन की चाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी गफूर। गफूर साहब, आज हम जब चुनाव में घूम रहे थे
हम इकरा हसन के प्रचार में भी गए। इकरा हसन एक बात कह रही थी कि वोट जो है बहुत साइलेंटली डालना है, मतलब किसी को पता ना चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो कह रही थी, और ये बात देखी भी गई है कि मुस्लिम समुदाय जब भी बहुत शांत हुआ है तो उसने एक तरफा फैसला दिया है। ऐसा कुछ है क्या? क्या क्या है आखिर अभी आप लोगों के मन में? बस ये टाइम बताएगा, इधर टाइम बताएगा, फिर सुनते जाएगा। तो मुद्दों की अगर बात करें, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या कमियां हैं? अच्छी ज़्यादा तो मेरे को बात करनी ना कि मेरी बात सुनो। ये तो ढेर कमी आ रही रोजगार की, रोजगार तो लगे ख़त्म हो गए, बहुत परेशानियां गुजर गई। कारोबार? हाँ, कारोबार ख़त्म हो गए। अच्छा जी, कारोबार भी ख़त्म है। फिर क्या क्या समस्या आ रही हैं ज़िंदगी में? भाई ये समस्या आ रही है, रोजगार नहीं है, अब कोई किसी किस्म का वो नहीं है। अच्छा जी, कोई धंधा नहीं है, बिल्कुल बेकार मामला हो रहा है। तो हमारे साथ जो उन्होंने बताया कि रोज़गार ख़त्म हो रहा, काफ़ी सारी समस्याएं हैं हमारे साथ, और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण है। कृष्ण। कृष्ण जी, आप ये बताइए कि ये जो अभी चुनाव चल रहा है, इसमें क्या लगता है आपको, योगेश चौधरी ने पिछले 5 सालों में क्या काम किए? क्या आप लोगों को उनके काम से संतुष्ट दिखते हैं? मैं तो देखा नहीं, यहाँ संतुष्ट के रहेंगे इनका, हमने नहीं देखा जी, हम तो जानते भी नहीं सर। बाकी बस हम तो साइकिल को वोट देंगे जी। अच्छा, साइकिल पे से अभी इकरा हसन है, तो आप साइकिल को किन आधार पर वोट दे रहे हैं? यहाँ के प्रत्याशी के आधार पर, या पार्टी के आधार पर, या फिर भाजपा को हरा, जो जो पार्टी हरा सकती है उस आधार पर आप? बिल्कुल हाँ जी, जो पार्टी से रहा होगी उसे वोट देंगे हम तो, पक्का। अच्छा, हाँ जी। तो बिल्कुल यहाँ पर और भी कई लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। अब बहुत दिलचस्प सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? यूसुफ है जी। यूसुफ जी, जो बात हमने कही यहाँ पर कि आखिर जो कारोबार जिस तरीके से प्रभावित हुए, और क्या अभी भी सामाजिक ताना बाना पश्चिमी यूपी में या आपके इलाके में उतना है जितना पहले हुआ करता था, या अब सुधर रहा है? जी पहले तो अब कुछ भी नहीं, पहले तो बहुत कुछ था, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ से ना रोजगार है, ना बच्चे सारे नहीं फिर लग रहे, मजदूरी नहीं है, सब मामला ख़राब होया पड़ा। जो यहाँ का विधायक है 5 साल हो गए, हमने तो उसकी शिकल देखी नहीं आज तक गांव में कि भाई यहाँ से आया वो, आज तक नहीं देखा जी हमने वो। तो मतलब किन मुद्दों के साथ अभी अब अगर आप वोट डालेंगे तो? रोजगार तो होना चाहिए, किसी का गरीब आदमी है, मजदूरी करे है, अपने सारी हिसाब देखे है, अपने बच्चों का भी देखे है। अगर हम मजदूरी पर जहाँ हमारी मजदूरी, पहली बात तो है मजदूरी है ही नहीं, कहीं भी जो चले जा कहीं मजदूरी नहीं है, ठाली फिर लग रहे सब नहीं। बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खावांगे, बताओ तुम ही। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार कही जाती है कि एक डर का माहौल है, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से सत्ता प्रशासन या जो कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं? ना तो डर पहला मानना जी, ना ही भैया डर आगे, ना ही बोलो मानना डर, बिल्कुल आराम से रह रहे, सुरक्षित रह रहे, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल हमारे साथ पश्चिम यूपी में हमने तमाम लोगों से बात की, किसान भी थे, युवा भी थे, प्रोफेसर भी थे, और इसके साथ ही साथ तमाम और भी कई सारे लोग थे हमारे साथ, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, हम चुनाव को लेकर आज पूरे दिन कैराना में घूम रहे थे। काफ़ी जो एक चुनाव का आज 4 दिन बचे हैं सिर्फ प्रचार के, 4 से 5 दिन बचे हैं, लेकिन प्रचार जो है वो शहर में उसका असर दिख नहीं रहा कि चुनाव चल रहा है और सिर्फ 4 दिन का प्रचार बचा है। ऐसा क्यों है? काम धंधे में लगे लोग, किसी को इतनी रुचि नहीं है। अब वो जो वो करे पहले वाला वो हिसाब नहीं रहा। रुचि नहीं है, या फिर चुनाव से अब कोई लोगों को उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद तो कहाँ है, 5 साल पहले देख लिए, 10 साल हो लिए इनके, जब कुछ काम हमें तो कोई खास मिला नहीं इनसे ऐसा। नहीं, तो बदलाव होता हुआ दिख रहा है, या फिर वो भी? नहीं, बदलाव तो शायद अब का होगा, हमको सरकार कुछ ना कुछ दूसरी बनेगी।
अच्छा, और यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं आप लोगों के यहाँ पर स्थानीय, या फिर आप लोग इस नेशनल लीडर को ही देखते हैं, चाहे वो लखनऊ के हों चाहे दिल्ली के हों? नहीं, हमारे तो काम हो कि खेती का काम है हमारा। हमारा टाइम पे पैसा मिल जा, हर फसल का हमारी सही दाम मिल जा, हमें उसी से फायदा। हमें तो वो मिल नहीं पाता। हाँ, बछड़े फिरे खाते फिरे सारी खेती को। रात तो जंगल में रहे, हम घुरू रहे वहाँ जंगल में रहे, सर मार के गिर जाए, हमें सारी फसल खा जाए हमारी। और जो भी कुछ थोड़ी बहुत हो उसको पैसा नहीं मिलता टाइम पे। तो ये वो तमाम समस्याएं हैं पैसों की, जो जो गन्ना का मील का पैसा, जो फसल का पैसा होता है, एमएसपी मुद्दा है यहाँ पर, अन्ना पशुओं की बड़ी समस्याएं हैं। और इन तमाम मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो बेरोजगारी अभी भी पश्चिमी यूपी, खासतौर से कैराना, जो कि एनसीआर के इलाके में भी बिल्कुल सटा हुआ है, और या यूँ कहें तो एनसीआर में ही आता है। चाहे कैराना की बात करें, अभी इस वक्त शामली में है। तो इन चुनावों में अब बस 4 दिन का प्रचार बचा है, और कुछ ही दिनों बाद, एक हफ्ते के समय के बाद 19 तारीख को वोटिंग होगी, और 19 तारीख की वोटिंग के बाद सीधा रिजल्ट आएगा 4 जून को। तो 4 जून को क्या कुछ फैसला होता है कैराना का, कैराना में क्या बदलाव की लहर दिखती है? इस बार युवा चेहरे पर दाव समाजवादी पार्टी ने एक राहसन पर लगाया है, वहीं योगेश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस चुनाव का रिजल्ट सामने आता है। शरद मलिक के साथ मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।